जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी राजनीतिक भूगोल की प्रकृति और राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, और उसमें एक मोटी मोटी जैसे अपने को कह सकते हैं कि मन में ये शक्ल राजनीतिक भूगोल की उभरती है कि राजनीतिक भूगोल में वस्तुतः पढ़ते क्या हैं, पढ़ाते क्या हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है और भूगोल के अन्य विषयों से ये अलग क्या है। और राजनीति जो शब्द अपने आप में जैसे आप और हम समझते हैं कि कई सारे विवाद और कई सारी दूसरी चीज़ों को समाहित करता हुआ विषय है, तो उसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता में एक विज्ञान बनाए रखने के लिए, किसी भी शाखा को सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या विषय होने चाहिए उसका, और उसकी नेचर कैसी है, ये मुख्य रूप से आपने पढ़ा। कई भू राजनीति जैसे विवादास्पद विषय को भी आपने समझने का प्रयास किया। मैंने उसको बहुत सरल भाषा में जैसे हम लोगों को ये समझ में आए तो इस पर पूरा ध्यान देते हुए आपके सामने अपनी बात रखी। लेकिन अब जो विषय मैं आप सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है राजनीतिक भूगोल की जो कतिपय परिभाषाएं हैं, वो उनका जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और परिभाषाओं को लेकर जो एक भ्रांति आम विद्यार्थी में रहती है, मेरे को लगता है उस पर भी मुझे आपसे बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिभाषाओं को लेकर आपके मन में ये रहता है कि जो किताब में लिखा है वैसा का वैसा रटा हुआ होना चाहिए, वही परीक्षा में लिखा। और आपकी बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा समय जो आपको है वो उन परिभाषाओं को रटने में लग जाता है। जब जितना आप पूरा पेपर ठीक से तैयारी करें उससे ज़्यादा अधिक समय आपको खाली मुझे लगता है कि इसको रटने में लगता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप सब लोगों से यही कहना है कि परिभाषा का तात्पर्य ये है कि एक जो विषय के विद्वान हैं, पर्टिकुलर विद्वान है, चाहे मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, अपनी भाषा में वो राजनीतिक भूगोल के बारे में क्या सोचते हैं ये शब्द है, और हमको उनके इर्द गिर्द रहते हुए उनकी बात को अपने को लिखना है कि वो ये कहना चाहते हैं अपनी उसमें। और अलग अलग परिभाषा इसलिए है कि कहीं ना कोई बात नई जुड़ती है या कम होती है, इसलिए अलग अलग विद्वान अलग अलग बात को कहते हैं। और एक समग्रता, सब मिलकर एक समग्र भाव, जैसे कि भाई आपने कोई और विषय रखा, उन्होंने कोई कम था तो उसको ठीक किया, और कालांतर में कई चीजें, हम इस बात को भी मानते हैं कि कोई भी विषय की प्रासंगिकता ऐसी में है कि वो गतिक हो, उसमें जो परिवर्तन समय के अनुसार आते हैं उन परिवर्तनों को समाहित किया गया है या नहीं किया गया है, तो ऐसे सारे विषय उसमें पूर्ण हो रहे हैं क्या। तो ये कुल मिलाकर परिभाषाओं का अपना मतलब। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग इसको उस तरह से रट के न करके, बल्कि उस परिभाषा में क्या समझाया गया है इस विषय पर पूरा ध्यान देते हुए उसको लिखिए। अब बहुत सी बार ऐसा होता है, हमने कॉपी जांचते वक्त या कॉपी देखते वक्त ये भी ध्यान में आता है कि बच्चा हिंदी को भी रटता है, उसके साथ साथ क्योंकि मैं पीजी में आ गया हूँ या ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ तो अंग्रेजी को भी रट रहा था, क्योंकि अंग्रेजी उसकी भाषा नहीं। अब आप देखिए कि 4-5 लाइन की परिभाषा को आपको रटने में कितना, और यूं देखें है ना हम कि तो आप इससे क्या समझे, तो आपने जो रटा उससे। कभी कभी मैं क्लासरूम में पूछता हूँ बच्चों को कि ये जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ या आप बोले हैं इससे आप क्या समझते हैं, तो बच्चे, ज्यादातर बच्चों की स्थिति ये होती है कि वो उसको समझ ही नहीं पाते, वो उनको ध्यान में ही नहीं आती बात। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि हम इस विषय को इस रूप में लें कि हम उस बात को कितना समझ रहे हैं, तो और वही हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा किसी बात को मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह से रटने वाली बात को आपको मानना चाहिए, उससे कोई ज्यादा अंक मिल रहे हो ऐसा भी नहीं है। इस भ्रांति को निकाल कर हम उसी समय का उपयोग दूसरे कामों में लेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ परिभाषाएं, कुछ प्रमुख विद्वान जो राजनीतिक भूगोल के जो संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक भूगोल में
अपना जीवन व्यतीत किया है पढ़ने पढ़ाने में। तो ऐसे कुछ राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिनकी परिभाषा की बात मैं करूँगा आपके, तो 1931 में अमेरिकी राजनीति शास्त्र हुए हैं एच स्प्राउट। इन्होंने राजनीतिक भूगोल के बारे में क्या कहा, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हमने इसीलिए आपको रखा है तो कहीं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आए, तो उसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों हम लोगों ने लिखी है। अब मैं हिंदी में एक बार आपको उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं राजनीतिक भूगोल से, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो वो ये है। तो सबसे पहले 1931 में एच स्प्राउट ने इस बात को कहा राजनीतिक भूगोल को, वो कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के एक क्षेत्र के रूप में माना है, राजनीतिक शास्त्र को एक क्षेत्र को, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र की स्थापना प्रादेशिक भूगोल की आधारशिला पर हुई। अब आपको यहाँ दो शब्द जो देखने को मिलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है भूगोल की दृष्टि से। कभी कभी हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जो विषय का जो प्राण है, जो उसकी आत्मा है, शायद मुझे लगता है हम उससे दूर हट जाते हैं और हम उसको मैं पता नहीं कहा जाते हैं। तो क्षेत्र शब्द और प्रादेशिक शब्द, ये दोनों का भूगोल से संबंध है, ये दोनों ही भूगोल है। एक क्षेत्र का मतलब हो गया कोई छोटा भौगोलिक, और क्षेत्र जैसे ही कहेंगे वो भौगोलिक हो जाता है, और उस क्षेत्र की नदियां, पहाड़, पर्वत, ये वो सारी चीजें, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें। तो उस सारे के सारे क्षेत्र में हम जैसे उस प्रदेश का या उस क्षेत्र की जो भी भौगोलिक गतिविधियां हैं, जिनको राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं, तो ये राजनीतिक भूगोल है। एक मोटा व्यापक अर्थ, मतलब कहीं भी किसी छोटी इकाई में नहीं मानकर, क्योंकि प्रदेश एक बड़ी इकाई हो सकती है। प्रदेश का तात्पर्य यहाँ देश से भी नहीं हो सकता। जैसे अपन कहते थार का मरुस्थल, तो वो मरुस्थल भारत को ही नहीं, वो पाकिस्तान में भी है, अरब तक चला जाता है, बहुत सारे निकट के देशों में भी है। तो एक भौगोलिक इकाई को हमने आधार माना है, और वहाँ की जो सांस्कृतिक बातें हैं वो एक अलग करती है। जैसे भूगोल के तत्व तो अलग होते ही हैं, उसके साथ साथ उन भूगोल के तत्वों की निर्भरता के कारण से वहाँ की संस्कृति और सभ्यता भी अलग हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है या उसकी जो रहने की फितरत है, खाना पीना, संस्कृति, उठना बैठना, ये सब भूगोल पर निर्भर है। तो जैसे ही आपका भूगोल बदलता है, तो उस क्षेत्र से बाहर जैसे ही जाएंगे आप, तो उसका ये सारी की सारी चीजें भी बदल जाती। तो एक बहुत व्यापक अर्थ में जिसको हम कह सकते हैं कि स्प्राउट ने राजनीतिक भूगोल की जो जिसको कहेंगे परिभाषा देने का प्रयास किया है, और क्षेत्र एक जो भौगोलिक यूनिट है उसके आधार पर अपनी बात को रखने का प्रयास। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं, इसको शुद्ध रूप से जैसे आप अगर परीक्षा में लिखना चाहें, तो ये जो मैंने विचार जो दिए हैं आपको, जो इस भूगोल की परिभाषा में, राजनीतिक भूगोल की परिभाषा में समझ में आ रहा है, इसके इर्द गिर्द शब्दों का चयन करते हुए भी आप कुछ लिखते हैं उसके बारे में, तो वो बात समझ में आती है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं भी लिख पाते हैं, तो भी उस बात को समझते हैं कि भाई जो लोग इस बात को जिनको आपको लिख के बताना है परीक्षा की दृष्टि से या और दृष्टि से, तो वो अपने आप में बहुत पर्याप्त है। और इसको अंग्रेजी में भी हमने लिखा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी शुड बिकम एन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल साइंस फील्ड। वो जबकि इनका यहाँ ये बात है कि अपने आप में पॉलिटिकल साइंस एस्टेब्लिश साइंस है, लेकिन फाउंडेड बैकग्राउंड ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, मतलब वहाँ पर राजनीतिक इकाई आपका बेस है। और जबकि जिसको कहते हैं अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है, उसका बेस जो है, जो जिसकी आधारशिला जो है, वो आपके रीजनल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल साइंस से आप ये देखिएगा कि राजनीतिक भूगोल को अलग करने का भी इन्होंने
प्रयास किया है, क्योंकि वहां पर एक राज्य यूनिट होती है जिसकी गतिविधियों को आप पढ़ते हैं, जबकि यहां पर भौगोलिक इकाई एक यूनिट है और उस यूनिट में घटने वाली सभी राजनीतिक घटनाओं का कहीं ना कहीं हम अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत मतलब आप देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण विषय इन्होंने अपनी बात में कहा है और किसी न किसी तरह से वो इस सारे विषय को जैसे भौगोलिक करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो शुरू में राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक भूगोल की स्थापना की बात थी, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये राजनीतिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से अलग कैसे है। तो इसके लिए जितने भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने अपनी बात को वो भौगोलिक तथ्यों को समाहित करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल जो है आपका वो राजनीतिक विज्ञान से अलग है। वहां राजनीतिक यूनिट काम करती, जबकि यहाँ पर एक भौगोलिक प्रदेश पूरा का पूरा और उसकी जो भौगोलिक घटनाएं हैं किस प्रकार से सारे भौगोलिक तत्व मिलकर तथ्य मिलकर एक क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं या उससे राजनीति प्रभावित होती है। तो दोनों बात हो सकती है। तो वो एक व्यापक विषय जैसे यहाँ पर स्प्राउट ने रखने का प्रयास किया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद विटलसी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने कई विषयों पर अपने विचार प्रकट किए, लेकिन जो जिसको कह सकते हैं हम कि एक धीरे धीरे जैसे जिसको कहेंगे कि राजनीतिक भूगोल की शक्ल जो कहेंगे अपन उभरने लगी है, वो सामने आने लगी है। तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं कि अब विटलसी 1944 में ये कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल का सार तत्व राजनीतिक क्षेत्र है, जो मैंने पहले स्प्राउट ने जो बात कही वही बात। और कृषि क्षेत्र का राजनीतिक महत्व उसकी जलवायु, भू आकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित। अब बात को इसको समझ लीजिएगा। द कर्नल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज पॉलिटिकल एरिया, मतलब उसका बेसिस पॉलिटिकल एरिया होगा। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी एरिया बियर विल डिफाइन रिलेशन टू क्लाइमेट और कॉमन लैंड फॉर्म एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो अब आप यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि बात वही है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट करते हुए, ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करते हुए इस बात को लिखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मतलब राजनीतिक भूगोल का जो सार तत्व है वो राजनीतिक क्षेत्र है। क्षेत्र से अर्थ भूमि से है हमारा, और उस भूमि का राजनीतिक महत्व जो दुनिया में उसकी जो राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट है उसका, उस क्षेत्र का, वो उसकी जलवायु, भू आकृति, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। अब इसको अगर अपन समझेंगे इस रूप में कि जैसे बाय द वे मान लीजिए कोई दुनिया का पावर कोई देश है जो आज पावर कहलाता है या कतिपय पहले या भविष्य में पावर हो सकता, तो आप ये देखिएगा कि उसके पावर बनने में उसकी जलवायु का बहुत बड़ा रोल। आप और हम कभी भी ये नहीं मान सकते हैं कि जैसे जिसको कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव का कोई देश या उत्तरी ध्रुव के किनारे के देश कभी दुनिया में पावर बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अतिथि जो क्षेत्र हैं वो कभी भी मानव की वर्किंग कैपेसिटी हुई, उपज हुई, दूसरी सारी चीजें जो उसको समृद्ध करती है, नदियां हुई, पानी हुआ, समुद्र हुआ। अब आप देखिए कि अमेरिका का भौगोलिक जो आज की तारीख में हम जो पावर मानते हैं वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो अपने आप में पावर बनता है। मतलब बहुत विशाल उसकी जलवायु, विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है। और दूसरा आप देखिएगा कि वहां की मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें वो नंबर 1 नहीं है। खेती में नंबर 1 है, इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, दुनिया भर के पैसे वाले लोग वहां पर हैं और उनको वो सुविधाएं हैं अपने सारी चीजों के विकास की, इसकी। अब और जलवायु भी ऐसी है कि सम जलवायु है ताकि साल में दिन में 18-20 घंटे आदमी काम कर सकता है। रेगिस्तान में रहने वाला आदमी या ध्रुवों पर रहने वाला आदमी कितनी देर काम करेगा, कितने महीने काम करेगा। तो जितनी ज्यादा वर्किंग, और वैसे भी देखिएगा आज भी
मानव का एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको कहते हैं अपन, कहां पर है ध्रुव, मतलब पृथ्वी पर जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच ही है। और हमेशा दुनिया में कोई भी पावर बनेगा तो इसी क्षेत्र से बनेगा, क्योंकि वो जो पावर बनने के लिए जो न्यूनतम चीजें चाहिए, भौगोलिक कंडीशंस चाहिए, तो वो वहीं से मिलती है। और आप इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा कि पावर बनने में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा कोई रोल है तो वो आपका जिसको कह सकते हैं कि अपन वो भौगोलिक तत्व ही है जो उस क्षेत्र को या उस देश को पावर बनाते हैं, और उसके बिना वो पावर नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह कि मानव के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वयं भी बहुत सारी चीजों को अपरिवर्तित करता है, वो अपने अनुसार उनको ढालता है। इनके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अपनी बात आज की यहीं खत्म करते हुए हम आगे फिर इसी विषय पर, इसी परिभाषा में, विटलसी की परिभाषा बहुत सारगर्भित, तो बहुत बड़े स्तर पर रखी गई परिभाषा, उसके बारे में हम फिर पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।